हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, इन दिनों में काफ़ी अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी सारे लोग कनाडा मूव हो रहे हैं। आपके भी फ्रेंड्स रिलेटिव कोई ना कोई कनाडा में रह रहा होगा या फिर कोई भी वहाँ पर आपका फ्रेंड होगा, और कहीं ना कहीं आप भी ये विश रखते हैं कि आपको भी कनाडा मूव होना है, वहाँ पर माइग्रेट होना है और वहाँ पर सेटल होना है। तो इसलिए ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसे टॉप 10 रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको ये डिसाइड करने में काफ़ी इजी रहेगा कि इतने सारे लोग कनाडा आखिर क्यों जा रहे हैं। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कनाडा जाने वाले लोगों का सबसे ज़्यादा अच्छा मोटिव क्या होता है जिसकी वजह से लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी रियल कैनेडियन लाइफ और मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ को भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये पॉइंट काफ़ी सारे लोग डिस्कस नहीं करते हैं या बताते नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सब लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव करता हूँ। तो ये जो टॉपिक है, ये जो नंबर 1 पे मैं रख रहा हूँ, क्योंकि सब लोग यही देखते हैं कि कनाडा में पैसे कितने मिलते हैं, क्योंकि सबका मोटिव तो यही है, रोकड़ा। तो सबसे पहले लोग यही डिसाइड करते हैं कि कैनेडियन डॉलर का रेट चल रहा है अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास, तो वहाँ पर जाकर हम वीकली 40 आवर्स भी फुल टाइम की जॉब करते हैं, तो महीने के 2400-2500 डॉलर के आसपास हम मिनिमम वेज के हिसाब से कमा लेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन लोग करते हैं, जिसका कैलकुलेशन करने के बाद जो फिगर होता है वो होता है ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास। तो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया में मेरी सैलरी है 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपए। अगर मैं कनाडा जाऊंगा तो मेरी एंट्री लेवल की जॉब ही ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। लोग इस तरह से काउंट करके सोचते हैं कि कनाडा जाएंगे तो वहाँ पर अच्छी सैलरी मिल पाएगी, लेकिन थोड़ा हाफ सोचते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा आपको ये भी कैलकुलेट करना रहेगा कि वहाँ पर एक्सपेंसेस कितने हैं, वहाँ पर टैक्स का क्या माहौल है, कितने अमाउंट है वो आपके हाथ में आएगी और कितनी अमाउंट आप सेव कर पाओगे। तो ये भी थोड़ा देखने की ज़रूरत होती है। तो सबसे अच्छा और सबसे जो बेस्ट रीज़न लोगों का मूव होने का है वो सिर्फ यही होता है कि कैनेडियन डॉलर की प्राइस है वो 60 रुपीज़ के आसपास चल रही है। तो वहाँ पर अगर हम 1 घंटा भी काम करेंगे तो ऑलमोस्ट 900 से लेकर 1000 रुपये इंडियन रुपीज़ में हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है गेटवे टू यूएस है, क्योंकि जो लोग यूएसए जाना चाहते हैं और यूएसए में उनकी वर्क परमिट नहीं मिल पाती या जॉब्स नहीं मिल पाती, वो थोड़ा लेंदी रास्ता पसंद करते हैं कनाडा पीआर का। आईटी कंपनीज में जो लोग काम करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि उनको यूएसए जाने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो उनका वर्क एक्सपीरियंस और उनके जो पॉइंट्स अच्छे हो जाते हैं तो कनाडा पीआर पर चले आते हैं। कनाडा 3 साल रहने के बाद वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद यूएसए जाने का रास्ता है वो काफ़ी अच्छा उनके लिए हो जाता है। तीसरा पॉइंट है अफोर्डेबल फीस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जो लोग इंडिया से कनाडा स्टडी करना चाहते हैं उनकी जो आप कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी होती है, अगर वो आप कंपेयर करोगे तो एज़ कम्पेयर टू यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंपेरेटिवली कनाडा में थोड़ी सस्ती है। अगर आपको देखना है तो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ की आप जो फीस है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए की यूनिवर्सिटी की फ़ी कंपेयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इंडिया से कोई दूसरी कंट्री में स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए कनाडा एक अच्छा ऑप्शन है ड्यू टू दी अफोर्डेबल कॉलेज फीस। अब नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट आता है वो है कि इजी पीआर आफ्टर स्टडीज इन कनाडा। तो जो लोग कनाडा में स्टडी करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का इंटरनेशनल दूसरे कंट्री में स्टडी करने का मोटिव यही होता है कि वहाँ पर उनको सेटल होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया से कोई यूके या फिर यूएसए स्टडी करने जाना है किसी को, तो उनका मोटिव यही होता है कि स्टडी करने के बाद वहाँ पर ही सेटल होना है। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पीआर लेने के लिए अगर आप वहाँ पर स्टडी करते हैं तो उसके बाद पीआर लेना वहाँ पर काफ़ी ईजी होता है। और क्या होता है कि वहाँ पर अगर आप 1 साल की स्टडी करोगे तो बाद में 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, और अगर आप 2 साल की स्टडी करोगे तो वहाँ पर 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो टोटल 5 साल वहाँ पर आप रह सकते हो, और 1 साल की स्टडी के बाद टोटल 2 साल वहाँ पर कनाडा में रह सकते हो। और मीनवाइल आपका जो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होता है, आप पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करोगे, वर्क परमिट पे होते हो तब फुल टाइम जॉब्स करते हैं, तो ये जो आपका वर्क एक्सपीरियंस आपकी जॉब से रिलेटेड होता है तो वहाँ पर पीआर हो जाना काफ़ी ईजी होता है। हालांकि ओंटारियो में जो ओंटारियो प्रोविंस है वहाँ पर पीआर इतना इजीली नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल कनाडा में आप कहीं पर भी स्टडी करते हैं तो पीआर के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आप ऑस्ट्रेलिया कंपेयर कर लो, न्यूजीलैंड कंपेयर कर लो, यूके। कनाडा में स्टडी करने के बाद पीआर होने के जो चांसेस है ये
काफ़ी सारे कंट्रीज़ को छोड़कर कनाडा में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनाडा में अगर आप पीआर पर हो या सिटीजन हो तो आपके स्पाउस या फिर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में ये होता है कि आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन कनाडा में ये थोड़ा दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो स्पाउस को स्पॉन्सर करना काफ़ी इजी होता है। और उसके अलावा आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पर आप सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके भी आपके साथ साथ पीआर हो जाते हैं। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर कोई कैनेडियन सिटीज़न है वो दूसरे कंट्री में कहीं पर भी शादी करते हैं तो अपने स्पाउस को वहाँ पर स्पॉन्सर कर पाएंगे और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल में स्पाउसल वीज़ा की फ़ाइल है वो क्लियर हो जाती है। तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। क्योंकि अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसी एशियन कंट्रीज़ में हो या इसके अलावा आप कोई भी गल्फ़ कंट्री में होते हो, तो अगर ये बात डेफिनेट है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो लाइफस्टाइल है वो हम लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मूव होना चाहते हैं। अगर आप डेटा के हिसाब से बात करें, कनाडा की जो 3 मेजर सिटीज़ है, कैलगरी, टोरंटो और वैंकूवर, ये तीनों सिटीज़ वर्ल्ड के मोस्ट लिवेबल सिटीज़ के टॉप 10 लिस्ट में हर बार शो करती है। तो कनाडा में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है ये काफ़ी हाई होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो ट्रैफिक, पोल्यूशन, ये सारी जब समस्या होती है ये कुछ ज़्यादा होती नहीं है, बहुत ही सिंपल होती है। बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कनाडा का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यही इतना हाई है कि अगर हर एक बंदा काम नहीं करेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जॉब का जो मार्केट है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि आईटी फील्ड की बात करो, सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करो, रिटेल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये जो सेक्टर्स है यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिमांड में है। उसके अलावा माइनिंग है, पेट्रोकेमिकल है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ कनाडा में काफ़ी अच्छी है। हालांकि जो कैनेडियन जॉब मार्केट है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पर आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा, मार्केटिंग अपनी खुद की करनी पड़ेगी, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने होंगे नई जॉब्स के लिए। तो जॉब मार्केट यहाँ का काफ़ी डिफरेंट है, तो आपको उस हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर जॉब इजीली टैप कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर जो जॉब्स होती है वो मेजॉरिटी स्किल्स ड्रिवन होती है। अगर आप कोई स्टडी कर लेते हैं, छोटा मोटा आपने कोई कोर्स किया है और आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है, लाइक आपको कोई सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक है वो चलाना आता है, आपको कोई और स्पेसिफिक स्किल है जो कि मैनेजरियल लेवल के लिए है, आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, आपने अगर ऐसा कोई कोर्स अपनी पुरानी कंपनीज वगैरह में से मिला है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो कैनेडियन जॉब मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री हेल्थ केयर। तो जैसे कि ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं कि कनाडा का हेल्थ केयर है वो फ्री है, लेकिन टोटली फ्री नहीं होता है। फ्री का मतलब ये होता है कि अगर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है, आपको अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाना है, डायग्नोसिस करवाना है, आप लेबोरेटरी में जाते हैं, वहाँ पर आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई, ऐसा कुछ भी आप डायग्नोस्टिक करवाते हैं, तो ये टोटल फ्री होता है। अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, तो भी सारी जो ट्रीटमेंट होती है वो फ्री होती है। आपको चार्जेस किन चीज़ के देने होते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है वो आपको खुद परचेज करनी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो इंश्योरेंस होता है वो ड्रग्स प्लान को भी कवर कर लेता है। तो ऑलमोस्ट ऐसी बात नहीं होती है कि आपको ड्रग्स का जो प्राइस है वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट आपका फ्री हो जाता है। अब हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन अगर आपको कोई माइनर सर्जरीज वगैरह करवानी है तो फ्री होने की वजह से यहाँ पर सारे सिटीजन्स, सारे पीआर होल्डर को इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर ऐसी सिस्टम नहीं है कि आप पेमेंट कर दो तो आपका जो नंबर है वो पहले लग जाएगा, तो हर एक लोगों का नंबर 1 by 1 ही आता है। तो छोटी मोटी नी रिप्लेसमेंट या ऐसी कोई सर्जरीज वगैरह आपको करवानी है तो उसके लिए 1-2 साल का भी वेटिंग आ जाता है। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ऐसी कोई भी सिचुएशन कनाडा में किसी की इमरजेंसी हो जाती है, तो फिर उसके लिए जो भी सर्जरीज होती है, जो भी प्रोसीजर होती है, वो टोटली इमरजेंसी में की जाती है और टोटली ये जो होता है ये फ्री होता है। तो हेल्थ केयर है वो मेजर इमरजेंसी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर माइनर प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा डिफिकल्टी वाला हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री एजुकेशन।
तो जैसे कि कनाडा में फ्री हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन है, यहाँ पर आप अपने बच्चे को स्टडी करवाते हैं। तो जो प्राइमरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड यानी कि यहाँ पर 12th ग्रेड बोलते हैं, तो कनाडा में 12th ग्रेड तक का जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो भी पब्लिक स्कूल्स होती है उनमें आप एडमिशन्स करवा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में या कोई स्पेशल लैंग्वेज की स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो प्राइवेट होती है और उसकी फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी उसके अलावा रेगुलर जो स्कूल्स वगैरह होती है तो ये टोटली फ्री होती है। आपको सिर्फ अपने जो किड्स के एजुकेशन के अलावा जो यूनिफॉर्म्स है, स्टेशनरी है, ऐसा ही जो कुछ एक्सपेंस होता है वही बेयर करना होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एजुकेशन है ये टोटल फ्री होता है। 10वां और लास्ट पॉइंट जो आता है वो है चाइल्ड बेनिफिट, जिसको कैनेडियन चाइल्ड बेनिफिट यानी कि CCB बोला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी किड्स हैं उनके एक्सपेंसेस वगैरह बेयर करने के लिए गवर्नमेंट आपको $500 पर किड हर महीने देती है। और ये भी आपके जो बच्चे होते हैं वो 18 ईयर्स के जब तक नहीं हो जाते तब तक ये अमाउंट है वो आपको मिलती रहेगी। अगर किसी की जो इनकम है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये $500 में से थोड़ा कम हो जाता है, और आपकी इनकम में अगर कम हो जाती है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है वो $500 तक की होती है हर महीने। तो अगर किसी के 2 किड्स है तो ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि $1000 गवर्नमेंट आपको देगी। तो उसमें आपका जो रेंट वगैरह होगा तो वो जो एक्सपेंसेस बेयर करना होगा, फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोसरी हो गई, कार का इंश्योरेंस हो गया, ये सारा जो खर्चा होगा ये आपके चाइल्ड बेनिफिट में से आप कवर कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं आना चाहते हैं, जो लोग न्यू इमिग्रेंट कनाडा माइग्रेट करते हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम में उनके लिए चाइल्ड बेनिफिट एक अच्छा खासा ऑप्शन सर्वाइव करने के लिए हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गया टॉप 10 रीजंस टू मूव टू कनाडा, लेकिन इसके साथ में आपको एक बोनस टिप यानी कि 11th भी देने वाला हूँ। तो ये है कनाडा का ब्यूटीफुल नेचर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो आपको ये आइडिया हो ही जाएगा कि कनाडा है वो कितनी ब्यूटीफुल कंट्री है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मीठे पानी की जो लेक है, फ्रेश वाटर लेक जिसको बोलते हैं, और फ्रेश पानी का जो स्टॉक है वो भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कनाडा के पास है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर इतना अच्छा पानी का जो सोर्स होगा तो उसके साथ साथ ग्रीनरी तो अच्छी होने ही वाली है। तो कनाडा में आपको जो लेक होती है, नदियाँ होती है, माउंटेन्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं पर दिख ही जाते हैं। और ये जो नेचर एंजॉय करने के लिए कनाडा के लोग वॉकिंग जॉगिंग तो रेगुलर करते ही है, लेकिन जब विंटर का टाइम होता है तब स्केटिंग वगैरह करते हैं, माउंटेन एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। और समर के टाइम पे लोग कैंपिंग करते हैं, हाइकिंग ट्रैकिंग करते हैं। उसके अलावा साइकिलिंग, वाटर स्पोर्ट्स होती है, बोटिंग, कयाकिंग, ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ लोग यहाँ के नेचर को एंजॉय करने के लिए करते हैं। अगर आप भी नेचर के लवर हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी जगह जगह एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगी। वैसे मैं भी नेचर को एंजॉय करने का काफ़ी ज़्यादा शौकीन हूँ। तो मैंने भी लास्ट ईयर में बैंफ और जास्पर जो कि अल्बर्टा प्रोविंस में पड़ता है वहाँ की मैंने रोड ट्रिप करी थी। तो उसके कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैंने पोस्ट किए हुए हैं, और बाकी के जो वीडियोस हैं ये मैं नेक्स्ट मंथ से आगे पोस्ट करने वाला हूँ। तो जो नेचर कैसा होता है कनाडा का और कैसी ब्यूटीफुल ग्रीनरीज वगैरह होती है ये आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्योंकि ज़्यादातर लोग 80% लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छी लग रही है, आपको इस चैनल के जो वीडियोज़ है ये इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है ऐसे नए वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।